डियर मिसेस नायडू पत्र लेखन के अंदाज में लिखा गया एक दिलचस्प उपन्यास है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली एक 12 वर्षीय गरीब छात्रा को दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी सरोजनी नायडू को पत्र लिखने के लिए कहा जाता है और फिर पत्र लेखन का ये सिलसिला उसके जीवन को बदलने लगता है, उसकी आसपास की दुनिया को प्रभावित करने लगता है। आज हम इसी उपन्यास पर चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ हैं जाने माने समालोचक प्रोफेसर अपूर्वा नंद। ताना बाना में आपका स्वागत है अपूर्वानंद जी। नमस्कार। नमस्कार। तो मातंगी सुब्रमण्यन का ये उपन्यास जो है डियर मिसेस नायडू, वो खुद भी शिक्षा जगत में सक्रिय हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ये उपन्यास भी प्राथमिक शिक्षा पर केंद्रित है, शिक्षा के अधिकार पर केंद्रित है, लेकिन बड़े ही दिलचस्प अंदाज में लिखा गया है। और सरोजनी नायडू जो कि इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम पत्र लिखने से ये सिलसिला शुरू होता है और एक पूरे स्कूल में बदलाव की तरफ ले जाता है। आपने इस पूरे उपन्यास को किस तरह से देखा? एक तो ये बतलाना बहुत ज़रूरी है कि मातंगी सुब्रमण्यन का ये जो उपन्यास है डियर मिसेस नायडू, यह अंग्रेज़ी में लिखा गया है और देवयानी भारद्वाज ने इसका हिंदी तर्जुमा किया है। तो एक तरह से हम अनुवाद पर भी बात कर रहे हैं, अलावा इसके कि हम एक कृति पर बात कर रहे हैं जो कथा कृति है कि नहीं, इसको लेकर बहुत लोगों के मन में सवाल हो सकते हैं कि इसे आप उपन्यास कहेंगे या नहीं। हालांकि प्रकाशक ने जिस श्रेणी में इसको डाला है वह कहानी है, यानी उपन्यास है, कथा है जी। तो आपकी तरह ही मुझे इसलिए इसका पूरा ताना बाना और इसकी संरचना आकर्षक लगी क्योंकि यह सरोजनी नायडू को संबोधित है, डियर मिसेस नायडू। तो एक ऐसी पात्र जो ऐतिहासिक पात्र हैं और उनकी हमनाम एक लड़की उन्हें खत लिख रही है, जो नियमित अंतराल पर लिखे जाने वाले खत हैं। और वह लड़की गरीब, यानी आप सबसे निचले तबके की जो कल्पना कर सकते हैं उससे आने वाली लड़की है और वह सरोजनी नायडू के जरिए अपनी सपनों, अपने संघर्षों की बात करती है। तो इसमें दो चीज़ें हम देखते हैं और उससे मैं बहुत आकर्षित हुआ। वह यह कि आप एक तरह से इस कृति के जरिए सरोजनी नायडू से भी परिचित होते चलते हैं। और जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि कितने कम लोग सरोजनी नायडू को भी जानते हैं। तो यह लड़की सरोजनी नायडू की ज़िंदगी को देखती है, अपनी ज़िंदगी को देखती है, उनके संघर्षों को देखती है, अपने संघर्ष को देखती है और एक तरह से कहा जा सकता है कि यह प्राथमिक शिक्षा या जो शिक्षा का बुनियादी अधिकार है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसके लागू करने की कहानी और स्कूल समिति जो बनती है, स्कूल प्रबंधन समिति, उसके बनने की कहानी है। लेकिन यह उससे कहीं बड़ी है क्योंकि यह उस समाज की जीने की ललक, इसमें आपको कहीं उदासी नहीं मिलती है, कहीं हताशा नहीं मिलती है, बल्कि जैसे लोग जिंदगी जीते हैं, अगर एक बच्चा उस माहौल में जीवन जिए तो वह हताश नहीं दिखेगा, वह जीवन जीता है पूरी शिद्दत के साथ। वैसे ही ये लड़की पूरी शिद्दत के साथ जिंदगी जी रही है और इसकी दोस्तियां होती हैं, दोस्तियों में दूरियां आती हैं, नए दोस्त बनते हैं। तो ये एक मुझे मुकम्मल जिंदगी की कहानी मालूम पड़ती है। जी, इसमें सरोजनी जो कि इसकी मुख्य पात्र है, उसको होमवर्क दिया गया है कि आप अपने किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए पत्र लिखें जिसको आप लिखना चाहते हैं, संबोधित करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ वो एक किताब भी पढ़ रही है सरोजनी नायडू के ऊपर, उसे जो किसी से भेंट में मिली है। तो दोनों स्तरों पर सरोजनी नायडू के साथ उसका संवाद चल रहा है और वो संवाद जो चल रहा है वो उसके अपने जीवन से जुड़ा हुआ है। अपने जीवन में वो उसको उतारती भी जा रही हैं। जो कुछ भी वो
सरोजिनी नायडू से सीख रही हैं, उनके बारे में जान रही है, वो अपने जीवन में उतार रही है। और जो सरकारी स्कूल इसकी पूरी उपन्यास के केंद्र में है, जहाँ वो बच्ची पढ़ रही है सरोजनी, वो उसको कैसे बदला जाए, इसको लेकर है। लेकिन इस उपन्यास की जो मुझे बड़ी खूबसूरत बात लगी वो ये कि ये आपको कहीं भी सिलसिला तोड़ती नहीं है, बोर नहीं करती है और दिलचस्पी लगातार बनाए रहती है। हाँ, उपन्यास कई तरीकों से लिखे जा सकते हैं। डायरी के शक्ल में लिखे जा सकते हैं, लिखे गए हैं, पत्रों की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, और यह उपन्यास पत्रों की शक्ल में लिखा गया है। लेकिन आप इसे पत्राचार नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ से लिखा जा रहा पत्र है। उसमें भी रुचि को बनाए रखना यह बहुत बड़ी चुनौती है, और बड़ी हद तक इसकी जो रचनाकार हैं वो उसमें सफल हुई हैं। मैं कहूँगा अंत में जाकर उपन्यास थोड़ा प्रत्याशित लगने लगता है, और एक सकारात्मक अंत की तरफ बढ़ता है, जो बहुत बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर उस अंत को छोड़ दें तो उसके पहले तक उपन्यास औपन्यासिकता इसकी बनी रहती है, क्योंकि ज़िंदगी की अलग-अलग परतें खुलती हैं। खुद इस लड़की के अपने इसके माँ से क्या रिश्ते हैं, सरोजनी के अपने माँ से रिश्ते, फिर सरोजनी जी की माँ जिस घर में काम करती हैं, उनसे उनके रिश्ते, और वो भी धीरे-धीरे खुलते हैं पत्रों के माध्यम से, एक बार की नहीं। जो चरित्र हैं उन चरित्रों में भी इसकी हड़बड़ी नहीं है कि आप किसी चरित्र को फ़ौरन किसी खाने में डाल दें। तो वो चाहे जो दूसरा प्रधानाध्यापक आता है, जो पहली नज़र में लगता है बुरा है, लेकिन फिर उसकी कमज़ोरियाँ मालूम पड़ती हैं। उसकी माँ की सहेलियाँ हैं, जो अपनी ज़िंदगी से जूझ रही हैं। दीप्ति जो नई उसकी दोस्त आती है, और इस तरह समाज में जो श्रेणियाँ बनी हुई हैं, जिसमें ये खुद निचले तबके पर है, और हम एक समय सोचते हैं कि इससे नीचे क्या हो सकता है। लेकिन उससे नीचे भी है जहाँ दीप्ति है। लेकिन दीप्ति का परिवार और इसके परिवार में फ़र्क है, क्योंकि दीप्ति के परिवार में उसका पिता है, वो भले ही पियक्कड़ है, शराबी है। तो आप उस ज़िंदगी की जिसको कह सकते हैं कि एक तीसरा कोण भी है, ज़िंदगी आमिर की वाला। ज़िंदगी की मार खाते हुए, ज़िंदगी से लड़ते हुए, सबसे कम साधनों के साथ रहने वाले लोग हैं। उनकी ज़िंदा-दिली का और उनके जीवट का एक प्रामाणिक चित्र इसमें मिलता है। तो और इसका एक मुझे तीसरा कोण भी है। जी, आप बात जी, नहीं, नहीं, कीजिए। आप बताइए। जी। हाँ, मैं ये कह रहा था एक तीसरा कोण भी है जो आमिर से बनता है। एक जो हुँ, धार्मिक भेदभाव और उनके बीच पनपती दोस्ती, और ऐसी दोस्ती जो बहुत पक्की किस्म की मानी जा सकती है, वो है। और उसी में एक चौथा कोण मुझे ये दिखा कि एक वर्ग भेद जो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों के बीच में है, वो भी इसमें, ये प्रसंग इसमें आता है। बिल्कुल। तो कैसे आप उस प्रश्न को, जो इस रचनाकार के समय का सबसे बड़ा प्रश्न है, हिंदू-मुस्लिम रिश्ते को लेकर उठने वाला सवाल, उस प्रश्न को कैसे आप उपन्यास में गूँथते हैं? ये इसे देखकर आमिर और सरोजनी के बीच का जो संबंध है, ईद के समय ईद के समय वहाँ होने वाला जमावड़ा है, खुद इसके लिए बनाया जाने वाला घाघरा है जो इसको ये पहनती है, जो आमिर की माँ इसके लिए बनाती हैं। तो उन सब में बहुत ही खामोशी के साथ, बिना ऊपर से कुछ कहे, उस तनाव को यह उपन्यास व्यक्त करता है, जो तनाव हिंदू-मुस्लिम रिश्तों के बारे में है। एक जगह वो बात आती भी है, जिस अपने पत्र में ये लिखती है, लेकिन यह कहीं बहुत ज़्यादा मुखर नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि वह चिंता इसमें है, और जो चरित्र आ रहे हैं, वो चरित्र भी कोई योजना के तहत लाए गए नहीं लगते हैं। आमिर का नाम कोई ऐसा नहीं लगता है कि नहीं, यह जानबूझकर एक बात कहने के लिए, एक वक्तव्य देने के लिए एक चरित्र खड़ा किया गया है। तो आपने ठीक कहा कि एक कोण वह है, जो आमिर वाला है, और दूसरा वर्ग का प्रश्न। क्योंकि वर्ग के प्रश्न को अक्सर हमारी रचनाएँ बहुत ही यांत्रिक तरीके से उसको उठाती हैं। लेकिन यहाँ स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ वर्ग का अंतर सबसे ज़्यादा प्रकट होता है। इस पर लोगों ने बात भी की है, लेकिन एक निजी स्कूल और एक सार्वजनिक स्कूल,
फिर क्यों अंबेडकर स्कूल का बना रहना ज़रूरी है, क्यों वह निजी स्कूल में जो 25% आरक्षण है उसमें वह जाने से आखिरकार इनकार करती है और अंबेडकर स्कूल को ही ठीक करने की तरफ लगती है। तो ये जो चौथा कोण है वर्ग वर्ग वाला, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया। जी। और एक घटना है जो मुझे थोड़ा-सा परेशान करने वाली थी, एक प्रसंग जो है, जिसमें थोड़ा-सा ब्लैकमेल की ध्वनि आती है, थोड़ी-सी सौदेबाज़ी की ध्वनि आती है। जब प्राइवेट स्कूल से मदद लेने का मामला होता है, तो एक जो उसके साथ ज़्यादती हुई थी, उसका उसने इस्तेमाल किया। मुझे पता नहीं है कि ये कितना सही था। हाँ, सही और गलत या नैतिकता का प्रश्न दरअसल इसमें एक चतुराई है। उसकी जो मैडम विमला हैं, जिनके वकील हैं और उनके साथ मिलकर उसने तैयारी की है उस प्रिंसिपल से मिलने की जिस स्कूल में घूस मांगी गई थी दाखिले के लिए, और दरअसल अब वह जाना नहीं चाहती है वहाँ। तो जो वकील हैं उनका तो बहुत रसूख है, उनकी बहुत पूछ है और अगर वो पैरवी कर दें तो हो सकता है, लेकिन ऐसा वो चाहती नहीं है। तो फिर ये दोनों मिलकर ये युक्ति खोजती हैं और हो सकता है कुछ लोगों को ये अनैतिक लगे, लेकिन मुझे बर्तोल्ट ब्रेख्त याद आते हैं जो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा गुण है कनिंग। तो कनिंग को हम हमेशा नकारात्मक मानते हैं, लेकिन ब्रेख्त का कहना है कि जो गरीब लोग हैं, जो श्रमिक लोग हैं, उनके लिए कनिंग बहुत ज़रूरी है अगर उनको ज़िंदा रहना है, वरना वो जीवित नहीं रह सकते हैं इस वर्ग विभाजित समाज में। तो यहाँ वो उस कनिंग का ज़रा इस्तेमाल है, लेकिन वो मज़ेदार लगा मुझे। हालाँकि ये बहुत ही सरल अंत है। कोई भी स्कूल इसके लिए शायद तैयार ना हो, लेकिन उपन्यास में ऐसा हो सकता है, कहानी में ऐसा हो सकता है। कहानी में इस तरह से एक एक अ, सौदा किया जा सकता है कि मैं आपकी इस बात को बाहर नहीं ले जाऊँगी और आप ये कर लें। साधारण जीवन में मुझे लगता है यह होना बहुत कठिन होगा कि इस बात पर कोई प्राइवेट स्कूल तैयार हो जाए। जी। और जहाँ तक आपने बात शुरू की थी अनुवाद से, तो मुझे इस किताब का अनुवाद बहुत अच्छा, सुगम, सरल लगा और कहीं ये इससे पता महसूस नहीं होता कभी पढ़ते हुए कि ये अनुवाद है दरअसल। हाँ, ये खास बात है। अनुवाद बहुत अच्छा है। देवयानी भारद्वाज ने अ, बहुत ही सुगम इसको बना दिया है पाठकों के लिए। कहीं भी लगता नहीं है और यही अनुवाद की ख़ासियत होती है। अनुवाद के बारे में ये कहा जाता है कि दरअसल अनुवादक उसमें अदृश्य हो जाता है। यह एक तरह से उसका दुर्भाग्य भी है कि आप उसे देख नहीं पाते हैं। आप जिसको याद रखते हैं वो रचनाकार है और अनुवादक स्वयं को विसर्जित कर देता है अनुवाद में। तो अनुवाद को लेकर काफ़ी बहस है कि आप क्या उस तनाव को से पाठक को परिचित कराना चाहते हैं या तनाव को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते हैं, आदि, आदि, आदि। अ, अभी हम यही कह सकते हैं इस रचना को पढ़ते हुए कि देवयानी भारद्वाज की सफलता इसमें है कि वे इसमें दिखलाई नहीं पड़ती हैं और इसके लिए उनको मुबारकबाद दी जानी चाहिए। बिल्कुल। अभी आपने रेत समाधि का ज़िक्र किया तो आपने कहा कि अनुवादक को अदृश्य हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो वो पूरी तरह से बराबरी के साथ मौजूद हैं। यानी पुरस्कार राशि में भी हिस्सेदारी करते हुए बराबरी की और वह बराबरी की चर्चा। जी। हाँ, उस बात से हिंदी के लोगों को सबक लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इस उपन्यास को लेकर हम परसों से या कल से देख रहे हैं कि हिंदी का काफ़ी जयगान हो रहा है, लेकिन हिंदी को इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि क्यों उसकी दुनिया इतनी विपन्न है। अंग्रेज़ी में देखिए, आप अनुवादक को चूँकि बराबर का सम्मान देते हैं, आप उसे बराबर खड़ा करते हैं। अनुवादक अपने आप को रचना में अदृश्य कर देता है, लेकिन उसे बाहर दृश्य रहना चाहिए। उसे पारिश्रमिक वह परिश्रम करता है या करती है, उसे पारिश्रमिक सम्मानजनक मिलना चाहिए और उसका भी पर्याप्त सम्मान होना चाहिए। उसको उसी तरह स्वीकार की मान्यता मिलनी चाहिए जैसे लेखक को मिलती है। लेकिन इस बात पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं ताना-बाना में कि जी। हिंदी में उपन्यास की वक़्त कितनी कम है, अनुवाद की वक़्त कितनी कम है और इस वजह से अच्छे अनुवादक आप दिखलाई नहीं पड़ते। ऐसा नहीं है कि वे नहीं हैं,
लेकिन आप उन्हें उचित पारिश्रमिक नहीं देते, जिस वजह से उनका काम सामने नहीं आ पाता है। तो यदि आप उचित बिल्कुल पारिश्रमिक देंगे, समय देंगे, यह उनका पेशा होगा, तो देवयानी भारद्वाज जैसे उपन्यास आएंगे या रेत समाधि का जैसा अनुवाद आया वह, और जैसा अनुवाद अभी हम पढ़ रहे हैं देवयानी का, वैसे अनुवाद आएंगे। तो ये ठीक ही था कि बुकर पुरस्कार में गीतांजलि श्री और अनुवादक साथ साथ खड़ी थी, डेजी। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए। लेकिन हिंदी में तो प्राय आप ये देखते हैं कि अनुवादक का नाम भी पहले पृष्ठ पर नहीं होता है। बिल्कुल। तो बल्कि कहा तो यहाँ तक जाता है पूर्वानंद जी कि अनुवादक दरअसल पुनर्रचना करता है किसी रचना की। अगर अनुवाद सही अच्छे ढंग से कर रहा है तो दरअसल वो रिक्रिएट कर रहा है उसको। अनुवादक, इस पर इतनी बात हो चुकी है, अनुवादक का काम दोहरा होता है, दोहरे श्रम का होता है, वो अतिरिक्त जिम्मेदारी से भरी हुई होती है एक अनुवादक, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी उस सांस्कृतिक दुनिया के बारे में है जो मूल रचना की है, उस रचनाकार के स्वर के बारे में है। उस स्वर को वो गायब नहीं कर सकती, जो उसका विशिष्ट स्वर है उसको वो कैसे पकड़े। और उसमें रचना में सिर्फ स्वर नहीं होता है, रचना में संगीत होता है, रचना में गंध होती है, रचना में भार का बोध होता है, ये सारी चीजें होती हैं, एक टेक्सचर होता है भाषा का। और अनुवादक एक परेशान रहती है या रहता है, छटपटाता रहता है कि वो इस टेक्सचर को भी उसको लाना है, इस गंध को भी लाना है, इस माहौल को भी लाना है, और वह संघर्ष, उस संघर्ष को लोग देख नहीं पाते हैं, जो संघर्ष है। तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि अनुवादक का संघर्ष बहुत बड़ा है और जी। गहरा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अपूर्वानंद जी आज इस महत्वपूर्ण कृति पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।